मैं पीसी यादव आप सभी मित्रों का एकेडमी परिवार की तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों के साथ अभिनंदन करता हूं। हम आपके साथ जिस बिंदु पर आज चर्चा करने वाले हैं वो बिंदु है भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, इस पद की चर्चा आज हम इसलिए भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने देश के 16वें महान्यायवादी के पद पर श्री आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया है। तो यह समसामयिकी का भी विषय है। आपको ये मालूम है कि समसामयिकी से संबंध रखते हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं विषय वाइज, चाहे ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो, वो करंट से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो महान्यायवादी पद पर अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो इसलिए आज हम आपके साथ महान्यायवादी पद से संबंधित जानकारी साझा करेंगे। वैसे जो महान्यायवादी का पद है, महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के महान्यायवादी पद से मेल खाता है। जो ब्रिटिश महान्यायवादी है वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है और भारत का महान्यायवादी भारत के मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। दोनों में यही बेसिक अंतर है। यहां अगर आप देखें तो जो भारत का महान्यायवादी पद है ये भाग 5 में, भाग 5 जो संघ से संबंधित है, आपको मैंने जो संविधान के भाग हैं उनसे संबंधित जो वीडियो साझा किया है उस वीडियो में हमने बताया कि भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। तो यहां से प्रश्न बनेगा क्या कि किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है, या भारत का महान्यायवादी पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यहाँ अनुच्छेद क्या होगा, 76। अनुच्छेद 76 और भाग 5 में महान्यायवादी पद का सृजन किया गया है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह कैसे अधिकारी है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। विधिक अधिकारी का तात्पर्य यह है कि यह जो भारत सरकार है उससे संबंधित, जो विधि से संबंधित कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं भी उससे बातचीत करना है, कहीं कोई मामला फंसता है किसी भी न्यायालय में, तो वह भारत सरकार को सलाह देता है, भारत सरकार के साथ सलाह मशविरा करता है और तब जाके वह सरकार की तरफ से माननीय उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में पैरवी करता है। किसकी, भारत सरकार की करता है। जैसे अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद है, वैसे ही अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता पद है। आप जब इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये दोनों याद हो जाएगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी पद है और अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता पद है। अगर जब महान्यायवादी पद से संबंधित पूरी जानकारी कर लेंगे तो ऐसी ही महाधिवक्ता से संबंधित जो पद है वो भी इसी से संबंधित आपको जानकारी प्रदान हो जाएगी। लगभग वही सब कुछ है, एक दो बिंदुओं को छोड़ करके। तो हमने क्या बताया, जो महान्यायवादी पद है वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। एससी में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, और भारत सरकार का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई भी मामला किसी भी उच्च न्यायालय में लंबित है और भारत सरकार उसमें एक पार्टी है, तो उस पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से माननीय महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहां पैरवी करेंगे, भारत सरकार की पैरवी करेंगे। यहां एक बात हमें ध्यान रखना है, जब भी भारत सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, वहां पैरवी करते समय भारत सरकार से संबंधित जो सलाह मशविरा करते हैं, भारत सरकार से संबंधित जिसे कोई सलाह मशविरा किए वहां पैरवी किए, पैरवी करने और सलाह मशविरा के बीच में उन्होंने क्या फैसला लिया है, क्या करना है, इसकी जानकारी साझा नहीं कर सकते। ये गोपनीयता है। वो अंदर वहां क्या पैरवी करेंगे, इससे प्रेस मीडिया को या बाहरी दुनिया से इसका कोई मतलब नहीं। अब हम देखेंगे जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। उसकी नियुक्ति कैसे होती है, अनुच्छेद 76 के पैरा 1 में संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी पद की नियुक्ति जो
महान्यायवादी के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति कैसे की जाती है? नियुक्ति करने का प्रोसेस ये है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अधिकांश जितने भी पद हैं आप संघ में देखें या राज्य में देखें, संघ में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, ये उस पद पर नियुक्ति करते हैं। लेकिन नियुक्ति करने में राष्ट्रपति का रोल और राज्यपाल का रोल सीमित है। वहां संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और यहाँ राज्य के मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर राज्यपाल करता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है और यह है अनुच्छेद 76 के पैरा 1 में। नियुक्ति हो गई। अब चर्चा करते हैं कार्यकाल की। भारत का जो महान्यायवादी है इसका कार्यकाल अनिश्चित है। भारतीय संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। वहां यह बताया गया है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत क्या है? प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यह है जैसे राज्यपाल का पद है, राज्यपाल का पद तो वहां दिखाया जाता है कि वह कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वहां यह भी दिखाया गया कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। लेकिन यहाँ इसका कार्यकाल निश्चित नहीं दिया गया है। इसको बताया गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति की इच्छा जब तक कहे, राष्ट्रपति की इच्छा का तात्पर्य यहाँ संघीय मंत्रिपरिषद है, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वही वास्तविक कार्यकाल का होती है। तो हमारे देश में यहाँ तो लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। यहाँ व्यवहारिक में देखें तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होगी उसी के प्रसाद पर्यंत पर ही होगा। तो प्रसाद पर्यंत यहाँ प्रश्न आता है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेगा? तो वहां राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। वहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद आप उत्तर नहीं लगाएंगे क्योंकि लिखित में यह लिखा गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। कौन? भारत सरकार का महान्यायवादी। हालांकि वह जब चाहे इस्तीफा देकर के पद से मुक्त हो सकता है, या ऐसा भी होता है, अमूमन ऐसा होता है प्रायः कि जब कोई सरकार बदलती है, एक सरकार जैसे है, अगली बार जब आम चुनाव होता है दूसरी सरकार आती है, अगर दूसरी सरकार जो आएगी उस पार्टी की नहीं है या वह मंत्रिपरिषद रिपीट नहीं करता है तो वहां पद वो छोड़ देता है। अगली जो सरकार आती है वह महान्यायवादी के पद पर किसी नए व्यक्ति को नियुक्त करती है। तो महान्यायवादी का पद प्रसाद पर्यंत पद। अब योग्यता की बात करते हैं। आखिर जो महान्यायवादी है वह पद धारण करेगा तो उसकी योग्यता क्या होगी? तो योग्यता के बारे में वहां भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि जो इस पद पर नियुक्त किया जाएगा उसकी योग्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश का पद धारण करता है, जो उसकी योग्यता है वही योग्यता महान्यायवादी की होगी। समझे? इसको आप इस प्रकार समझे कि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है, जो नियुक्त करते समय उसकी योग्यताएं होनी चाहिए, वही योग्यता महान्यायवादी के पद पर भी है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की योग्यता और महान्यायवादी के पद की योग्यता सेम है। तो यहाँ अनुच्छेद 124 के पैरा 3 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर धारण करने की जो योग्यता है वो दी गई है। कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 124 के पैरा 3 में। अगर प्रश्न यहां से ये आता है कि महान्यायवादी के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वहां अनुच्छेद होगा 124 के पैरा 3। यहां अनुच्छेद 124 के पैरा 3 में लिखा क्या गया है, इस पर आप विशेष फोकस करें और ध्यान दें। यहां अमूमन हम लोग भ्रम का शिकार होते हैं। शिकार कहां होते हैं हम बता रहे हैं। इसमें बिंदु पहला जो दिया गया है वह भारत का नागरिक हो। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय शासन व्यवस्था में जितने भी पद हैं उन सभी पदों में वह ये पहली योग्यता रहती ही है कि वह भारत का नागरिक हो। यहां ध्यान देना है कि यहां जन्मजात नागरिकता का कोई वर्णन नहीं है। तो वह भारत का नागरिक हो
दूसरी योग्यता क्या है? एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। दूसरी योग्यता क्या है? एक या एक से अधिक, किसी एक उच्च न्यायालय में या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। अब आगे देखिए कहां हम भ्रम का शिकार होते हैं। फिर आगे उसमें लिखा गया है अथवा। आप ये देखें, यहां मैंने बिंदु दूसरा लिखा है, यहां भी दूसरा लिखा है और यहां भी दूसरा लिखा है। क्यों लिखा है समझिए। यहां तीसरा क्यों नहीं लिखा, यहां चौथा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बारे में जो योग्यता है वो मुख्य रूप से 2 ही है। कितना ही है? 2 है। जो दूसरा बिंदु है उसमें अथवा करके 3 पैरा दिए हैं। तो पहला तो हो गया भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। अथवा, अथवा का तात्पर्य यहां से पहले जो दूसरा बिंदु है इसका अथवा एक या अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। जैसे यहां है 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी रहा हो। अगर न्यायाधीश नहीं है, न्यायाधीश 5 वर्ष तक नहीं है तो कोई बात नहीं, वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। फिर और क्या है, अगर 10 वर्ष अधिवक्ता भी नहीं रहा हो तो कोई बात नहीं, तीसरा बिंदु रखते हैं अर्थात अथवा करके देखें नंबर 2 बिंदु, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता। अगर ये बिंदु नहीं है, मतलब अगर वह 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक न्यायाधीश के पद पर ना हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता ना हो, अगर वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो तब पर भी वह महान्यायवादी के पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझें, अनुच्छेद 124 के पैरा 3 में मुख्य रूप से 2 योग्यता है। पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरी योग्यता है वह किसी एक न्यायालय में, वह किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, अथवा किसी एक उच्च न्यायालय अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की निगाह में विधिवेत्ता रह चुका हो, पारंगत विधिवेत्ता रह चुका हो। अगर आप पारंगत विधिवेत्ता हैं तो आपका भी नंबर लग सकता है, आप इंतजार कर सकते हैं। तो आप ये समझे महान्यायवादी के पद की योग्यता ये है। कौन है? जो न्यायाधीश के पद की योग्यता है वही योग्यता महान्यायवादी के पद की भी योग्यता है। अब देखते हैं इनको पारिश्रमिक कितना मिलता है। पारिश्रमिक इसमें लिखा गया है भारतीय संविधान में कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक, यहां कोई निश्चित इनका वेतन नहीं है। जैसे राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, लोकसभा अध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष क्या है, ये सब जो पद हैं इनके वेतन भत्ते फिक्स है। लेकिन जो महान्यायवादी है उसका पद जो ऐसा पद है कि उसके पारिश्रमिक के बारे में लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यहां से प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प आ सकता है, इस पर आप देखेंगे। उसमें प्रश्न होगा कि महान्यायवादी, भारत सरकार के महान्यायवादी पद पर धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन कौन निर्धारित करता है? उसमें लिखा रहेगा विकल्प नंबर ए राष्ट्रपति, विकल्प नंबर बी लोकसभा या संसद, विकल्प नंबर सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप वहां क्या लगाएंगे? वहां आप राष्ट्रपति को सही टिक लगाएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक है वही महान्यायवादी को दिया जाएगा। इस प्रकार आप यहां से यहां तक एक बार देख लें।
जो भारत सरकार का महान्यायवादी पद है वह भाग 5 के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार को कानूनी सलाह मशविरा वही देता है और भारत सरकार के जो कानून से संबंधित जो कोई मामला होता है, जो वाद होता है माननीय उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उसकी पैरवी यही महान्यायवादी करता है। और इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 76 के पैरा 1 में कार्यकाल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। योग्यता इसकी क्या है? यह जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद धारण करते समय जो योग्यता होनी चाहिए वही योग्यता माननीय महान्यायवादी पद को धारण करने वाले व्यक्ति को भी होनी चाहिए। पारिश्रमिक क्या है? इसका पारिश्रमिक यही है कि राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा वही पारिश्रमिक मिलेगा। अब देखते हैं अधिकार एवं कर्तव्य। महान्यायवादी को क्या अधिकार प्राप्त है, क्या उसके कर्तव्य है, इस पर भी हम नजर डालते हैं। अनुच्छेद 76 के पैरा 2 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देगा। कैसी सलाह देगा? राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर राष्ट्रपति जो निर्देशित करेगा जिस विषय पर, उस विषय पर माननीय महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक सलाह देंगे। कैसी सलाह देंगे? विधिक सलाह देंगे। और क्या करेंगे? सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। माननीय महान्यायवादी को भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। वहां वह जा सकता है, भारत सरकार की पैरवी कर सकता है, चाहे किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो। भारत सरकार के विरुद्ध सभी मामलों में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है। इसको क्या अधिकार है? भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला है, उस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए यह अधिकृत है। इसको अधिकार है। वह भारत सरकार के विरुद्ध जो भी मामला किसी भी न्यायालय में वाद के रूप में आया है, उस वाद में सरकार का पक्ष रखने के लिए वह उपस्थित रहेगा। तो ये आप समझ लें कि सरकार की लड़ाई कौन लड़ता है न्यायालय में? माननीय महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 में क्या है? अनुच्छेद 88 में यह लिखा गया है कि संसद की कार्यवाहियों में भाग लेना व विचार व्यक्त करना किंतु मतदान का अधिकार नहीं। महान्यायवादी के पद के बारे में एक बात और जान लें कि महान्यायवादी ही एक ऐसा है, पद धारण करने वाला व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। इसके अलावा संसद में कोई कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। तो संसद की कार्यवाही में सांसदों के अलावा वह कौन सा व्यक्ति है जो कार्यवाही में भाग लेता है? प्रश्न यहां से सीधे सीधे यही आता है कि संसद की कार्यवाही में संसद सदस्य के अलावा वह कौन सा व्यक्ति है जो कार्यवाही में हिस्सा लेता है, बहस भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है? तो वह है भारत सरकार का महान्यायवादी। भारत सरकार का जो महान्यायवादी है संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार का मतलब कोई अगर बिल आया है संसद में, माननीय लोकसभा में या राज्यसभा में, वह वहां उपस्थित तो हो सकता है, वहां बोल तो सकता है, लेकिन जब मतदान होगा वह मत नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह संसद सदस्य नहीं है। लोकसभा में है तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, राज्यसभा में है तो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया में वह हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वह संसद सदस्य नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक या संसदीय समिति में मताधिकार के बगैर बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार व संसदीय विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 है क्या? अनुच्छेद 105 में सांसदों के जो विशेषाधिकार हैं, जो उन्मुक्तियां हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो अभी हमने बताया महान्यायवादी को जो विशेषाधिकार संसद को प्राप्त हैं, जो सांसदों को प्राप्त हैं, वही विशेषाधिकार, वही उन्मुक्तियां माननीय महान्यायवादी को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 105 में ये बताया गया है कि वह संसद की संयुक्त बैठक में शामिल हो सकता है। संसद की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? आपको अगर मालूम है, अनुच्छेद 108 में ये बताया गया है कि जब कोई साधारण विधेयक किसी सदन द्वारा पारित कर दिया गया है और दूसरे सदन में वह पारित नहीं हो पाता है,
तब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ध्यान देना इस बात को कि यह संविधान संशोधन विधेयक में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया नहीं जाता। जब संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जो बैठक होगी उस बैठक में भी वह मताधिकार के बगैर अपना विचार व्यक्त कर सकता है। वहां मत देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन वह अपना विचार व्यक्त कर सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसदीय समितियां क्या है, जो संसदीय समितियां बनाई गई हैं, जैसे आप जानते हो संसद की जो समितियां होती हैं एक अस्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। अस्थायी समितियों में जैसे आप जानिए लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ये सब जो समितियां हैं, इन समितियों में भी वह हिस्सा ले सकता है, वहां जा सकता है, बैठक में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया में वह वोट नहीं दे सकता। ये सब किस अनुच्छेद में दर्ज है, अनुच्छेद 105 में। यहां से प्रश्न क्या आता है, यहां से प्रश्न ये आता है कि माननीय महान्यायवादी को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सांसदों के जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वह संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है, तो अनुच्छेद 105। और यहाँ ये प्रश्न आएगा कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में जो भाग लेता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाग ले सकता है, तो अनुच्छेद 88 के तहत वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है बिना मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिए। आगे भी देखते हैं, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्त होता है। सॉलिसिटर जनरल बोले तो महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। आपको ये मालूम है कि जो महान्यायवादी का पद है वो संवैधानिक पद है। भारत सरकार का जो महान्यायवादी पद है यह संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद वे पद होते हैं जिस पद का वर्णन संविधान में किया गया है। जैसे आप समझे अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन किया गया है, महान्यायवादी का किया गया है। राज्य का जो महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 में किया गया है। तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी का पद संवैधानिक पद है। वित्त आयोग संवैधानिक पद है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक पद है। ये सब कैसे पद है, संवैधानिक पद है। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल एक है और जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, ये किसकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं, महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त किए गए हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए जो दोनों ये नियुक्त किए गए हैं, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, ये संवैधानिक पद नहीं है। यहां बच्चे गफलत का शिकार होते हैं कि ये भी संवैधानिक पद हो सकता है, लेकिन ये बात आप ध्यान देंगे कि जो एक सॉलिसिटर जनरल है, 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, इनको संवैधानिक पद के रूप में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसको भारत सरकार ने एक आदेश के जरिए सम्मिलित किया है। तो संवैधानिक पद में कौन है, केवल महान्यायवादी है, ये महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता नहीं है। महान्यायवादी पूर्णकालिक वकील, महान्यायवादी क्या होता है, ये पूर्णकालिक वकील होता है, गलत काटा गया है। इसका मतलब क्या है, यह महान्यायवादी जो होता है वह भारत सरकार का क्या है, भारत सरकार का वकील तो है, लेकिन पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह बीच में चाहे, जैसे आज अगर भारत सरकार की कोई सुनवाई होनी है तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जाता है, पैरवी करता है। अगर कल की डेट में कोई ऐसा मामला नहीं है तो वह प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, वह किसी दूसरे का भी मामला ले जा सकता है और वहां अपनी पैरवी कर सकता है, लेकिन उसमें टर्म और कंडीशन समझ लीजिए। सरकारी कर्मी नहीं है, सरकारी कर्मी नहीं है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है। निजी प्रैक्टिस इसीलिए कर सकता है क्योंकि वह पूर्णकालिक वकील नहीं है और सरकारी कर्मी नहीं है। भारत सरकार के विरुद्ध यहां निशानदेही है, भारत सरकार के विरुद्ध वह पैरवी नहीं कर सकता। जैसे मानो हमने बताया कि वह भारत सरकार की पैरवी तो करता है, लेकिन किसी दूसरे की भी पैरवी कर सकता है। लेकिन जब वो दूसरे की पैरवी करेगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, लेकिन पैरवी करते समय ये ध्यान देना है कि वह भारत सरकार के खिलाफ पैरवी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ भारत सरकार उसके खिलाफ है, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। समझ लेना, वह सरकारी कर्मी नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है, निजी प्रैक्टिस कर सकता है, अर्थात भारत सरकार से इतर वह जाकर के किसी भी मुवक्किल का मुकदमा लड़ सकता है।
भारत सरकार के विरुद्ध नहीं मुकदमा लड़ सकता। भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई वाद है तो वह उस वाद में पैरवी नहीं कर सकता। अब यहां ये देखें, जो प्रथम महान्यायवादी थे वो एमसी सीतलवाड़ थे। एमसी सीतलवाड़ 1950 से 1963 तक थे। आप सोचिए यहां ये कितने सालों थे, लगभग 13 साल तक इस पद पर धारण किए, इस पद पर वे रहे। तो यहां कार्यकाल आप समझिए, जैसे हमने यहां बताया कि इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर धारण कर, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर रह सकता है। तो यहां उस समय माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उस समय एमसी सीतलवाड़ लगातार 13 साल तक थे, यहां तो बदला नहीं गया। तो यहां ये जान लीजिए कि जो महान्यायवादी का पद है ये अनिश्चित है, ये कितने भी समय तक रह सकता है, ये कोई निश्चित नहीं है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तत्कालीन उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि जो महान्यायवादी का पद है, आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक विधि मंत्री होता है, विधि मंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होता है। और ब्रिटेन में आप समझे, ब्रिटेन का जो विधि मंत्री है वही महान्यायवादी है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव ये दिया था कि जो विधि मंत्री है वही महान्यायवादी हो जाए, अलग से नियुक्ति करने की कोई जरूरत ना पड़े। लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो इस प्रकार एमसी सीतलवाड़ जो प्रथम महान्यायवादी थे 13 साल तक लगातार इस पद पर रहे। वर्तमान समय में जो महान्यायवादी हैं, अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, आर वेंकट रमणी। ये 16वें महान्यायवादी हैं। क्रम कौन सा है? 16वां। अगर ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये करंट से रिलेट है, वहां प्रश्न ये आएगा कि अभी हाल ही में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने किसको महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति प्रदान की? तो आर वेंकट रमणी। पूछ ये भी सकता है कि आर वेंकट रमणी किस क्रमांक के महान्यायवादी हैं? किस क्रमांक के महान्यायवादी हैं? तो 16वां। इसको आप ध्यान देंगे, विशेषकर अभी जो परीक्षाएं होने जा रही हैं उन परीक्षाओं के लिए आप इनका क्रमांक और नाम जरूर याद करें। तो आप आज भारत सरकार का जो महान्यायवादी पद है, महान्यायवादी पद के बारे में भली भांति आप समझें। इस पद से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की मैंने यहां भी चर्चा कर लिया। अगर फिर भी अगर कोई बिंदु छूट गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम जरूर अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर आपको हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक पे आप जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और टेलीग्राम पे जाकर के आप कोई भी समस्या एनी टाइम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक निश्चित टाइम पर आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही इस बिंदु पर चर्चा यहीं तक। अगली बार पुनः किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।